अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एफएससी आईसीएस पार्ट 1 के मैथमेटिक्स में से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 बाइनोमियल थ्योरम। इसकी जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो मैथमेटिकल इंडक्शन के क्वेश्चंस को फिलहाल हम आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के हवाले से डिस्कस नहीं कर रहे। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के हवाले से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप लोग एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, एंटी टेस्ट की प्रेपरेशन मीन आने वाले दिनों में NET4 नस्ट का NET4 टेस्ट आ रहा है, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। अगर हम KPK की बात करें तो वहाँ पे ईटा मीन इंजीनियरिंग के लिए जो एडमिशन टेस्ट वहाँ पे होता है उसको ईटा का नाम दिया जाता है। जैसे पंजाब में ECAT का नाम देते हैं, तो वहाँ पे ईटा है, उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में से की पॉइंट्स आप लोगों के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम को आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम में से आने वाले MCQs को किस तरह आप लोग अटैम्प्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में किस तरह हमारी हेल्प करता है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में MCQs डिस्कस किए हैं। लेक्चर नंबर 1 MCQs हैं डिस्कस किए हुए, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 लेक्चर नंबर 2 में MCQs हैं जी डिस्कस किए हुए चैप्टर नंबर 6 में से, और लेक्चर नंबर 3 में MCQs डिस्कस किए हुए हैं किसके, चैप्टर नंबर 5 और 7 के। क्लियर। तो इन तमाम चैप्टर्स के MCQs को देखने के लिए, इन तमाम चैप्टर्स के MCQs को तैयार करने के लिए इन तीनों लेक्चर्स का जो लिंक है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहाँ से आप ओपन करके इन लेक्चर्स को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज जो लेक्चर हम बाइनोमियल थ्योरम का डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम हमारी किस तरह हेल्प करता है, इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, हाँ, बाइनोमियल मीन, बाई मीन टू, नोमियल मीन टर्म्स, मीन ऐसा थ्योरम विच इज़ वैलिड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स, वैलिड फॉर एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। क्लियर। मीन ऐसा थ्योरम विच इज़ वैलिड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ टू टर्म्स। जब हम टू टर्म्स का जिक्र करते हैं और आमतौर पे हम देखते हैं तो हम लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a और b दो टर्म्स हैं, इनका स्क्वायर हम इजीली ओपन कर लेते हैं। इट इज़ a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके। सिमिलरली a+b का क्यूब जब हम डिस्कस करते हैं तो इट्स फार्मूला इज़, आप लोगों को याद होना चाहिए, a³ प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b³। ओके। जहाँ तक जिक्र आता है a+b स्क्वायर a+b³ का, तो इनको हम इजीली ओपन कर लेते हैं, इजीली एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास पावर आ जाती है a+b⁴, a+b⁵, a+b⁶ वगैरह, तो हम थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि a+b⁴ को कैसे एक्सपेंड करें, a+b⁵ को कैसे एक्सपेंड करें। तो उसके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं, a+b⁻10 आ जाए, a-b⁻20 आ जाए। अब ज़रूरी नहीं कि जो है वो दरमियान में प्लस हो, माइनस भी हो सकता है। x+y⁻50 वगैरह आ जाए। तो इस तरह की एक्सपेंशंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम यूज़ करते हैं। और ये बाइनोमियल थ्योरम कब यूज़ किया जाता है, व्हेन एक्सपोनेंट इंडेक्स पावर इज़ पॉजिटिव इंटीजर। ओके। पावर क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। बाइनोमियल थ्योरम इज यूज्ड व्हेन, हाँ जी, बाइनोमियल थ्योरम इज यूज्ड, इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे जब एक्सपोनेंट मीन पावर, एक्सपोनेंट, दिस इज़ द एक्सपोनेंट, दिस इज़ एक्सपोनेंट, इसको यहाँ पे इंडेक्स भी कहते हैं।
इस चैप्टर में यहाँ पे इसे क्या नाम दिया गया है, इंडेक्स का नाम भी दिया गया है। इट इज़ एक्सपोनेंट पावर। ओके, इंडेक्स कह लें, एक्सपोनेंट कह लें, पावर कह लें, एक ही बात है। जब इंडेक्स, एक्सपोनेंट या पावर जो है वो क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो। मीन पावर में आने वाला नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पावर में आने वाला नंबर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मीन अगर आप लोगों के पास है a प्लस बी रेज टू पावर -1 तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। a प्लस बी रेज टू पावर 1/2 तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए फिर हम क्या यूज़ करेंगे, बाइनोमियल सीरीज़ करेंगे। बाइनोमियल सीरीज़ को यूज़ करेंगे जो कि कहाँ पे आएगी, एक्सरसाइज 8.3 में आएगी। क्लियर? ओके, तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये है बाइनोमियल थ्योरम। ये आप लोगों को हेल्प करेगा एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करने में, और इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए तो आप लोग अटैम्प्ट करने के काबिल होंगे। तो वीडियो को, लेक्चर को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम को सीखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस करने के काबिल हो जाएंगे, ये गारंटी है इस बात की। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई होगा, क्या उसकी एक्सपेंशन होगी। a प्लस बी स्क्वायर आ जाए, a प्लस बी क्यूब आ जाए, एक्सपेंड कर लिया हमने। a प्लस बी होल रेज टू पावर n हो। n क्या है, n नेगेटिव नहीं होगा, n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम बात करते हैं इंटीजर की तो इट मीन ये फ्रैक्शनलेस है। मीन n 1/2 नहीं है, n -1 नहीं है, n 2/3 नहीं है। क्लियर? बात समझ आ गई आपको? तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, a प्लस बी रेज पावर n इज़ पॉजिटिव इंटीजर। तो इसको आपने एक्सपेंड करना है इस फॉर्म में, a प्लस बी रेज टू पावर n इज इक्वल टू nc0। इट इज़ कम्बिनेशन nc0, a रेज टू पावर n b रेज टू पावर 0, a रेज टू पावर n b रेज पावर 0 प्लस nc1 a रेज टू पावर n -1 b रेज टू पावर 1। गौर कीजिएगा ज़रा, साथ एक एग्जांपल लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल a प्लस बी रेज टू पावर 6 है, a प्लस बी रेज टू पावर 6। तो आपने इस मैक्सिमम पावर से, मैक्सिमम एक्सपोनेंट से जो भी है, इससे आपने स्टार्ट करना है। मीन 6c0। ओके, ये 6c0 लिखा है। समटाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अच्छा एक और चीज़, इसको आप nc0 को इस तरह भी लिख सकते हैं, nc0 इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ n नंबर्स टेकन 0 नंबर्स। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिखना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख देते हैं 6c0। ये गलत है बच्चों, ये काम आप लोगों ने नहीं करना। ओके, बात को पिक कर रहे हैं आप लोग। इस नोटेशन में लिखें, इस नोटेशन में लिखें या इस नोटेशन में लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब इसे आप इस तरह लिखें NCR या इस तरह लिखें, ब्रैकेट की फॉर्म में लिखें, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों को ओपन करने के लिए आप लोग n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल यूज़ करेंगे। क्लियर? लेकिन ये काम हरगिज़ ना कीजिएगा, स्टूडेंट्स दरमियान में लाइन लगा देते हैं, जिससे ये आप लोगों का फार्मूला जो एक्सपेंशन है वो गलत कंसिडर की जाएगी। जी, हम बात कर रहे थे मैक्सिमम पावर जितनी भी है वो लिखनी है आपने, और r की जगह 0 लिखना है। 6c0 a रेज टू पावर 6, जितनी भी पावर है वो पहले नंबर में आ जाएगी। b रेज टू पावर 0, फर्स्ट टर्म की पावर मैक्सिमम नंबर, सेकंड नंबर की पावर 0 प्लस 6c1 a रेज टू पावर 6 -1। ओके, इन दोनों का डिफरेंस 6 और 1 का डिफरेंस 6 -1, n और 1 का डिफरेंस n -1। ओके, फिर सेकंड टर्म की पावर, ये नीचे वाला नंबर r है, ये नंबर r है, ये सेकंड टर्म की पावर में ये नंबर आएगा व्हाट्सएवर 1 है, 2 है या 3 है, प्लस देखें इसी पैटर्न पे अब आप लोग लिखते जाएंगे nc2, c पढ़ रहे हैं कम्बिनेशन, a रेज टू पावर n-2 b रेज टू पावर 2 प्लस नेक्स्ट क्या आएगा
NC3 a रेज टू पावर n-3 b रेज टू पावर 3। यस, पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं आप लोग। कहाँ से स्टार्ट करना है? NC0 से। n क्या है? मैक्सिमम पावर है जो हमें गिवन है। फिर NC1, NC2, NC3। ओके, तो 6C0 a रेज पावर 6 b रेज पावर 0, 6C1 a रेज टू पावर, किस तरह करना है? 6 और 1 का डिफरेंस, 6 - 1, ये नीचे वाला नंबर सेकंड टर्म की पावर में आएगा, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा? 6C2 a रेज टू पावर 6 - 2 a रेज टू पावर 6 - 2 b रेज टू पावर 2। ओके, प्लस 6C3 a रेज टू पावर 6 - 3 b रेज टू पावर 3। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है? यस। एक और चीज़ देखें, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। प्लस सोन ये कहाँ तक चलेगा? प्लस सोन आपने इसको उस वक्त तक मूव करना है, चलाना है, उस वक्त तक लिखना है जब तक ये दोनों नंबर बराबर ना हो जाए। मतलब कहाँ तक चलेंगे हम? NCN तक। a रेज टू पावर कितनी हो जाएगी फिर? इन दोनों का डिफरेंस, a रेज टू पावर 0 b रेज टू पावर n। ओके, तो इसको हम कहाँ तक लिखते चले जाएंगे? हाँ जी, इसको हम कहाँ तक लिखते चले जाएंगे? देखिएगा ज़रा ध्यान से। हाँ जी, इसको हम कहाँ तक लिखते जाएंगे ज़रा देखिएगा ध्यान से। प्लस 6C4 a रेज टू पावर कितना हो जाएगा? 6 - 4 b रेज टू पावर 4, प्लस नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? 6C5 a रेज टू पावर 1, 6 - 1 a रेज टू पावर 6 - 1 b रेज टू पावर 5, 6C6 a रेज टू पावर 6 - 6 b रेज टू पावर 6। यस, इसको हमने एक्सपेंड किया। सिमिलरली हम इसको कंप्लीट करेंगे। पहले हमने इसमें कहाँ तक लिखा था? 6C3 तक। सिमिलरली आप लोग 6C4, 6C5 और 6C6 लिख के इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ से जो कुछ बातें आप लोगों ने नोट करनी है वो क्या है? एक चीज़ नोट करें, फर्स्ट और सेकंड टर्म में पावर का सम, फर्स्ट और सेकंड टर्म में पावर का सम किसके इक्वल है? n के इक्वल है। 6 और 0 को ऐड करें, किसके इक्वल है? n के इक्वल है। फर्स्ट और सेकंड टर्म में पावर का सम n - 1 और 1 को ऐड करें, इन पावर्स को ऐड करें, कितना आएगा? n आएगा। 6 - 1 और 1 को ऐड करें, कितना आएगा? n आएगा। मीन हर टर्म में सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, सम ऑफ इंडेक्सेस, सम ऑफ पावर किसके इक्वल होगा? टोटल एक्सपोनेंट के इक्वल होगा, टोटल इंडेक्स के इक्वल होगा। क्लियर? समझ लगी बात? नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म में जो पावर है वो डिक्रीज़ करती जाएगी। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे हम एक्सपेंशन कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी, सेकंड टर्म की पावर, इन फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज़ करती जाएगी।
लेकिन हर टर्म में ए और बी की पावर्स को ऐड करके आंसर टोटल किसके इक्वल रहेगा, एक्सपोनेंट के इक्वल रहेगा। इसकी एग्जांपल आप ये एग्जांपल साथ देख रहे हैं। इसी को मैंने ऊपर वाली लाइन में मज़ीद सिंप्लीफाई किया है। ऊपर जो टॉप पे लाइन लिखी है इसको देखिएगा, ए प्लस बी रेज़ पावर 6 और 0। फर्स्ट टर्म की पावर देखें डिक्रीज़ कर रही है, 6 के बाद कितनी आ गई 5, फिर कितनी आ गई 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और 0। मतलब इस तरह अगर है आपके पास, एक सिंपल और इजी कर लेते हैं, ए प्लस बी रेज़ टू पावर 4, इसे एक्सपेंड करना है आपने, 4c 0, ए रेज़ पावर कितना हो जाएगा 4, बी रेज़ पावर 0 प्लस नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4c 1, ए रेज़ टू पावर 3, बी रेज़ टू पावर 1। हमने क्या कहा है, हर नेक्स्ट टर्म में ए की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी, बी की पावर बढ़ती जाएगी। इधर कितनी है 4 से कम होके कितनी आ जाएगी 3, और ये 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 1 प्लस 4c 2, ए रेज़ टू पावर 2, बी रेज़ टू पावर 2 प्लस 4c 3, ए रेज़ टू पावर 1, बी रेज़ टू पावर 3 प्लस 4c 4, ए रेज़ टू पावर 0, बी रेज़ टू पावर 4। क्लियर। एक चीज़ और आप लोग वेरीफाई इस एग्जांपल से या ऊपर वाले एग्जांपल से वेरीफाई कर सकते हैं कि हर टर्म में पावर्स का सम किसके इक्वल है, टोटल एक्सपोनेंट के इक्वल। 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4। ओके, जो बातें याद रखनी है, एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एक्सपोनेंट मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर। फिर आपने इसको कम्बिनेशन की सूरत में एक्सपेंड करना है, NC0, NC1, NC2, NC3, NC4 वगैरह कहाँ तक एक्सपेंड करना है, NCN तक। क्लियर। नेक्स्ट, एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज़्यादा आएंगी। एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स पावर से एक ज़्यादा आएंगी। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितनी टर्म्स हैं 3, कितनी टर्म्स हैं 3। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। कितनी टर्म्स हैं, हाँ जी, ये कितनी टर्म्स हैं 4। पावर 2 तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 आई हैं, पावर 3 तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 आई हैं। क्लियर। तो यहाँ पे पावर कितनी है 4 है, काउंट कर लें, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। मीन अगर जितनी भी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे ज़्यादा एक ज़्यादा आएगी। यहाँ पे पावर 6 है तो टोटल कितनी टर्म्स आएंगी 7। पावर n है तो इसकी एक्सपेंशन में टोटल कितनी टर्म्स आएंगी n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। ओके, बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करके नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक्सपेंशन से पावर से एक ज़्यादा आती हैं। मतलब अब अगर एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए a प्लस बी की पावर 13 है तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, तो इसकी एक्सपेंशन में 14 टर्म्स आएंगी। ओके, क्लियर। इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी 14 टर्म्स आएंगी। तो कुछ बातें आप लोगों को याद हो गई। नंबर 1, पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। नंबर 2, फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज़ करती जाएगी, सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज़ करती जाएगी। नंबर 3, हर टर्म में a और b की पावर्स का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, टोटल पावर के इक्वल होगा। नंबर 4, एक्सपेंशन में जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी वो क्या होंगी, पावर से एक ज़्यादा होगी। मतलब a प्लस बी की पावर n है, a प्लस बी रेज़ टू पावर n, तो एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। किसमें, इसकी एक्सपेंशन में। एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आप लोग इजीली बता। बाइनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन में ये को NC0, NC1, NC2, NC3 आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स कहलाते हैं। ओके,
क्लियर। ये क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स in the expansion of a plus b raised to power n is 2 raised to power n। मतलब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स NC0, NC1, NC2, NC3 को अगर हम ऐड करें, डेट इज NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस ऑन प्लस NCn, ये किसके इक्वल होता है, 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल होता है। मतलब अगर आपको MCQ में क्वेश्चन पूछा जाए कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज 2 रेज़ टू पावर एक्सपेंशन, फॉर एग्जांपल अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b रेज़ टू पावर 8 इज, तो क्या कहेंगे, इट इज़ 2 रेज़ टू पावर 8। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए 2 रेज़ टू पावर 8 इक्वल टू किसके आएगा, 256 आ जाएगा। क्लियर। मेन इन कोफिशिएंट्स को ऐड करके 8C0, 8C1, 8C2 इन सब को ऐड करके कितना आंसर आएगा, 256 आएगा। ओके, लें जी नेक्स्ट एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स, जी सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स, इवन कोएफिशिएंट्स, ऑड कोएफिशिएंट्स और इवन कोएफिशिएंट्स का सम सेम होगा और किसके इक्वल होगा, ये 2 रेज़ टू पावर n-1 आएगा। सम ऑफ ऑड कोएफिशिएंट्स और सम ऑफ इवन कोएफिशिएंट्स किसके इक्वल आएगा, 2 रेज़ टू पावर n-1 के इक्वल आएगा, जबकि टोटल कोएफिशिएंट्स का सम किसके इक्वल होगा, 2 रेज़ टू पावर n के इक्वल होगा। हाँ जी, नेक्स्ट जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपेंशन की जनरल टर्म क्या होती है, TR+1 इज इक्वल टू NCR a रेज़ पावर n-r। मीन इसमें इसकी हमने जनरल टर्म बतानी है, a प्लस बी रेज़ टू पावर n की एक्सपेंशन की जनरल टर्म बतानी है, तो TR+1 n टोटल नंबर ऑफ पावर है, NCR C आप लोगों को मैंने बताया कम्बिनेशन है, a रेज़ टू पावर, और तरीकाकार क्या है, फर्स्ट टर्म की पावर में इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, इन दोनों नंबर्स को माइनस करना है, सेकंड टर्म की पावर में r आएगा। जिस तरह ये NC1 है, a की पावर कितनी है n-1 और b की पावर 1 है, NC2 है तो a की पावर n-2 है, b की पावर कितनी है 2 है। ओके, तो कोई सी भी टर्म आपको फाइंड करने के लिए कहा जाए, मतलब अब जिस तरह एग्जांपल हमने लिखी है 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसकी एक्सपेंशन में 7th टर्म क्या है, तो इसकी एक्सपेंशन में 7th टर्म फाइंड करने के लिए ज़ाहिर हम ये सारी एक्सपेंशन नहीं करेंगे, एक दो बातें रिवाइज कर लें। इसमें टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 11, इसकी एक्सपेंशन में टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 11, क्योंकि हमने लेक्चर के दरमियान में बात की कि जितनी पावर होगी नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा आएंगी। पावर 10 है तो एक्सपेंशन में 11 टर्म्स आएंगी। अब बजाय इसके कि हम 11 टर्म्स फाइंड करने के बाद उसमें से 7th टर्म फाइंड करें तो ज़ाहिर है वो टाइम टेकिंग होगा। हमें क्या करना चाहिए, जर्नल टर्म को यूज़ करना चाहिए, जर्नल टर्म ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ओके, तो 7th टर्म फाइंड करनी है, n इसमें से कितना हो गया 10, a कितना आ गया x, b कितना आ गया -1/x। ये जानबूझ के मैंने माइनस में लिखा है कि आप लोग प्लस के चक्कर में ना पड़े रहे, -1/x। r कितना होगा, हाँ जी r यहाँ पे हम क्या पुट करें कि ये 7 बन जाए, मतलब इसको हम T7 में चेंज करना चाहते हैं। तो T7 में चेंज करने के लिए एक चीज़ और नोट करें, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है तो इसमें r कितना है 0। ओके, ये सेकंड टर्म है, इट इज़ सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म में r कितना है 1।
अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में आर कितना है 2। ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में आर कितना है 3 है। मीन आर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो नंबर ऑफ टर्म से एक कम होगी। सेवन्थ टर्म फाइंड करनी है तो आर यहाँ पे हम कितना पुट करेंगे 6, शाबाश। तो आर कितना आएगा जी, इसमें 6 आएगा। ओके जी, ये नहीं जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। T6 + 1 = 10C, इसमें वैल्यूज पुट कर दें। 10C 6, क्योंकि 6 + 1 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। अगर हमें 10th टर्म कही गई होती तो फिर हम आर कितना पुट करते 9 पुट करते। क्लियर। ए की जगह क्या आ जाएगा x, x रेज़ टू पावर 10 माइनस r 6। ओके, और 6 है जी इसमें, हाँ जी। और सेकंड टर्म क्या है b, b की जगह क्या आएगा -1/x, -1/x रेज़ टू पावर r मीन 6। ओके, ये तो हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दी हमने। नेक्स्ट काम है इसकी सिंप्लीफिकेशन। क्लियर। अब अगर तो आप पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, बोर्ड का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो फिर आप 10C6 को कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर। कैलकुलेटर आप लोग अपने देखिएगा, उन पे NCR का बटन होगा, NCR का बटन होगा, उसे आप प्रेस करेंगे, यूज़ करेंगे तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर। बाकी इसकी सिंप्लीफिकेशन है जिसको आप इजीली कर। नेक्स्ट है जी बाइनोमियल थ्योरम में मिडल टर्म्स कितनी आ सकती हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में मिडल टर्म्स कितनी आ सकती हैं। इफ़ n इज़ इवन, n इवन होने का क्या मतलब है, देखें अगर है a + b रेज़ टू पावर 16 तो फिर इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी 17 टर्म्स आएंगी। ये बात अब हमें याद हो जानी चाहिए। जब इसकी एक्सपेंशन में 17 टर्म्स आएंगी तो मिडल टर्म फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 17 टर्म्स का मतलब है 8 टर्म्स इस तरफ और 8 टर्म्स इस तरफ, 8 टर्म्स इधर है, 8 टर्म्स इधर है। ये जो दरमियान में 9th टर्म होगी वो इसकी मिडल टर्म होगी। उसको फाइंड आप कैसे कर सकते हैं, 16 + 2/2, 16 + 2/2 = 18/2 = 9th टर्म में 9th टर्म जो है वो इसकी क्या होगी, मिडल टर्म होगी। क्लियर। और उस मिडल टर्म को फाइंड करने के लिए मतलब पावर इवन है तो एक्सपोनेंट में ऑड नंबर्स आएंगे। क्लियर। ऑड नंबर्स हैं तो बिल्कुल जो सेंटर वाली टर्म होगी वो मिडल टर्म होगी। अब अगर ये मिडल टर्म फाइंड करनी हो, ये तो हमें ये बता रहा है कि मिडल टर्म का नंबर क्या है, ठीक, ये नहीं बता रहा कि मिडल टर्म कौन सी है। अब अगर वो मिडल टर्म फाइंड करनी है तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, जनरल टर्म यूज़ करेंगे। TR + 1 = NCR a⁻n - r b⁻r। ओके। अब इसमें 9th टर्म फाइंड करने के लिए r कितना पुट करेंगे, r = 8 पुट करेंगे। क्लियर। अब इसी तरह अगर n ऑड है, n इज़ ऑड मीन a + b⁻9 है अगर, ओके, तो इसकी एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स आएंगी, 10 टर्म्स आएंगी। अब अगर 10 टर्म्स एक्सपेंशन में आ रही हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि मिडल टर्म्स कितनी होंगी, 2 होंगी, क्योंकि आपने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने नंबर ऑफ़ टर्म्स लिखी हैं। अब देखो 5 ये हैं, 5 ये हैं, तो दरमियान में तो कोई टर्म नहीं बच रही। ओके। फिर इस तरह के क्वेश्चन में जब ऑड नंबर है, व्हेन इट इज़ ऑड, तो फिर आप लोग क्या करोगे, ये 2 मिडल टर्म्स होंगी सेंटर में। अब आप लोग नोट कर सकते हो 5 से पहले कितनी टर्म्स हैं, 4, 6 के बाद कितनी टर्म्स हैं, 4। तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये क्या होंगी, मिडल टर्म्स होंगी। इनका नंबर फाइंड करने के लिए इसको यूज़ करेंगे 10 + 1/2 विच इज़ 9 + 1/2 10/2 विच इज़ 5th टर्म। ओके। दूसरी n + 3 9 + 3/2 विच इज़ इक्वल टू 12/2 6th टर्म। और इन टर्म्स को अगेन फाइंड करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। TR + 1 NCR a⁻n - r b⁻r। ओके।
डियर स्टूडेंट्स, ये था बाइनोमियल थ्योरम से मुतल्लिक़ चंद अहम बातें जिनको आप इस एक्सरसाइज में यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को